वेलकम एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 2 अपने उत्तराखंड लेबोरेटरी असिस्टेंट 2019 का सॉल्यूशन का। ठीक है, पार्ट 1 में आपको करा चुका हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब हमारे पाचक एंजाइम क्या होते हैं। हाइड्रोलेज होते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज होते हैं, ट्रांसफरेज होते हैं, लाइएज। अब ये चारों क्या हैं, तो ये हमारे चारों टाइप के एंजाइम्स होते हैं, या मैं बोलूँ एंजाइम के जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें से ये पूछा गया है कि कौन से क्लासिफिकेशन या कौन से पार्ट के एंजाइम्स होते हैं वो पाचक एंजाइम्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोलेज क्या होता है, अब इन सब के बारे में हम एक एक तरह से पढ़ेंगे। हाइड्रोलेज क्या करता है, हाइड्रोलेज वो होते हैं, वो एंजाइम होते हैं जो पानी की मदद में एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे लाइसिन और एलानिन, मान लीजिए ये दो हैं, ये वाटर की प्रेजेंस में लाइसिन और एलानिन में टूट जाएंगे। ठीक है, एंजाइम की मदद से। जैसे ही एक हमारा सेराइन हाइड्रोलेज होता है, ये सेराइन प्रोटीएज पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है। ठीक है, पानी की मदद में ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है, और इसी के एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, लाइपेज, अमाइलेज और पेप्सिन। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, वाटर की प्रेजेंस में कार्य करते हैं। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं। अगला था हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या होता है, ए प्लस बी, मान लो दो है तो ये ए प्लस बी में टूट जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर। ऑक्सीडेज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑक्सीडाइजिंग टेकिंग इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम मॉलिक्यूल, मतलब जो ऑक्सीडेज होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किस में, ऑक्सीडाइजिंग में। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन ले जाना किसी मॉलिक्यूल से। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, बी पर इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले जा रहा है ए पर। ठीक है, और रिडक्टेज जो होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है रिड्यूसिंग पर। रिड्यूसिंग मतलब गिविंग इलेक्ट्रॉन टू मॉलिक्यूल, यहाँ से ले जाएगा और यहाँ दे देगा। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, या हम कहें ऑक्सीडेज भी काम करता है और रिडक्टेज भी काम करता है। इसीलिए इसी रिएक्शन को या इस एंजाइम के हम क्लास को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, जिसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा। ठीक है, आपको सिर्फ इनका क्लास मतलब इनका नाम और इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। इसमें क्या, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन जो होता है वो हमारी एक ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप की क्या है, एंजाइम है, या उसकी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगला है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज में क्या होता है, ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। मान लो ये जो टाइप का लग रहा है क्या, हमारा कोई भी मॉलिक्यूल लग रहा है, अगर ये बी के साथ अटैच है तो इसका ट्रांसफ़र हो जाता है ए के साथ। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक्स जो हमारा एक टाइप का मॉलिक्यूल है, इसका ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अमाइनो एसिड अटैच टू tRNA are transferred to growing peptide chain during protein translation। प्रोटीन ट्रांसलेशन के समय जो अमाइनो एसिड, आपने tRNA देखा होगा, जो हमारा tRNA है, tRNA के ऊपर क्या होता है, अमाइनो एसिड लगे होते हैं। ठीक है, जो अमाइनो एसिड लगे हैं tRNA पर, ये हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कब, ट्रांसलेशन के दौरान। आपने देखा होगा ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, tRNA अमाइनो एसिड लेकर आता है और वो इस प्रोटीन चेन पर लगाता है, या पेप्टाइड चेन पर इस जो अमाइनो एसिड लाता है उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, अगली क्लास है हमारी लाइएज। लाइएज में क्या होता है, एक सब्सटेंस दो में टूटता है। आपने देखा होगा हाइड्रोलेज में पानी चाहिए होता है, वाटर की चाहिए होती है, ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे बिना वाटर की प्रेजेंस में होता है ये। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा आर्जिनो सक्सिनेट होता है, ये किस में टूटता है, आर्जिनिन और सक्सिनेट में। ठीक है, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है कौन सा, आर्जिनो सक्सिनेट। ठीक है, अगला है लाइगेज। लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, जो जोड़ता है किसी भी दो डीएनए स्ट्रैंड को। वो एग्जाम्पल है हमारा उसका डीएनए लाइगेज। जो हमारा डीएनए लाइगेज है, ये दो डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ने के
काम आता है। मान लो क्या है, एक डीएनए स्टैंड ये है, एक डीएनए स्टैंड ये है, इसको जोड़ने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। ठीक है, लाइगेज किस में काम करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में काम करता है, जॉइनिंग ऑफ टू डीएनए स्टैंड। ठीक है, लाइगेज। अगला है हमारा आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या होता है, एक ए मॉलिक्यूल के आइसोमर को बी मॉलिक्यूल के आइसोमर में कन्वर्ट कर देता है। कौन, आइसोमरेज एंजाइम। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज के 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, और ये दोनों क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। कौन करता है, फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज। ठीक है, ये एंजाइम होता है जो ऐसे करता है। ठीक है, मतलब आइसोमरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है विच कैटलिस्ट इज यूज टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसके लिए हमें कौन सा उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इस रिएक्शन में क्या है, बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्या है, CH3I। इसमें बेंजीन के ऊपर CH3I, यहाँ से CH3 हट के इस बेंजीन के ऊपर लग जाएगा और HCl जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या हैं, प्रोडक्ट, ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा है हम ऐसा कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करें कि ये जो CH3 है ये बेंजीन के ऊपर लग जाए। ठीक है, और बेंजीन के ऊपर CH3 क्या होता है, टोलिन, TOULENE, टोलिन बोलते हैं इसको। ठीक है, LiAlCH4, LiAlCl3, Na या फिर KOH। तो आपसे पूछा है इसमें आप कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करोगे कि आपको बेंजीन के ऊपर CH3 या टोलिन मिल जाए या फिर HCl मिल जाए साथ में, टोलिन और HCl मिले साथ में। तो आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, AlCl3, और AlCl3 में भी एनहाइड्रस AlCl3, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट जो अल्काइलेशन रिएक्शन होती है, इसमें व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एल्काइल हलाइड, जब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, एल्काइल हलाइड के साथ, तो ये हमको क्या देता है, एल्काइल बेंजीन इज फॉर्म, एल्काइल बेंजीन बनता है। जब बेंजीन को आप ट्रीट करते हो किसके साथ, एल्काइल हलाइड। ये बेंजीन है, ये क्या है, एल्काइल हलाइड। हलाइड मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई से भी में लगाओ, ये क्या लगा है, आयोडीन। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल हलाइड। ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन के साथ अल्काइल हलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये क्या है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये हमको क्या देगा, एल्काइल बेंजीन इज फॉर्म। एल्काइल बेंजीन का मतलब बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, ये बन जाएगा। ठीक है, मतलब टोलिन आपके प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन जो है वो बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बेंजीन प्लस CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, दिस गिव्स टोलिन, बेंजीन प्लस CH3 प्लस HCl। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाला एग्जाम्पल भी दे रखा है, बेंजीन प्लस C2H5Cl एनहाइड्रस AlCl3, ये आपको देगा इथाइल बेंजीन। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अराइल हलाइड ऑन रिएक्टिंग विथ सोडियम इन ड्राई ईथर गिव्स डाइफिनाइल। कहने का मतलब है अराइल हलाइड है, ये रिएक्ट करता है सोडियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और ये देता है डाइफिनाइल। फिनाइल का मतलब बेंजीन, और दो बेंजीन जब ये देगा तो हम इसको बोल देंगे डाइफिनाइल। डाई का मतलब दो, या बाई, बाइफिनाइल। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, दो बेंजीन रिंग। ठीक है, अब देखो ये कौन सी रिएक्शन है, ये वुड्स रिएक्शन है, वुड्स फिटिग है या फ्रैंकलैंड रिएक्शन है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रिएक्शन की। ठीक है, देखो रिएक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो सबसे हम पहले बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की।
वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आर के लगा होता है एक्स, आर एक्स प्लस 2Na, ये सोडियम लिया हुआ है, प्लस एक्स आर, ठीक है, आर एक्स और एक्स आर, ठीक है। एक्स क्या है, कोई भी ग्रुप है, ठीक है, और ये क्या है हमारा अराइल हलाइड है, अल्काइल हलाइड है, एल्काइल, ठीक है, जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है उसको हम बोलते हैं एल्काइल, ठीक है। अराइल हम तब बोलते हैं जब हमारी चेन में क्या हो, बेंजीन रिंग मौजूद होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अराइल। तो देखो जब आर एक्स दो हों, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और उनके साथ क्या हो, सोडियम का मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा हो, या इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, जब दो एल्काइल ग्रुप रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो एक्स हट जाएगा, आर आर जुड़ जाता है, आर आर ये दोनों जुड़ जाते हैं और 2NX रिमूव हो जाता है। तो हम इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक है। और वुड्स फिटिंग वो रिएक्शन होती है जब जिसमें एक तरफ क्या हो, अल्काइल ग्रुप हो, दूसरी तरफ अराइल ग्रुप हो, ठीक है, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये बेंजीन के ऊपर हमारा ग्रुप लग जाता है और 2NX निकल जाते हैं, ठीक है। बेंजीन के ऊपर लग जाता है आर, यहाँ बेंजीन के ऊपर एक्स था ना, ये बेंजीन के ऊपर एक्स हट जाता है, यहाँ से क्या लग जाता है आर, और ये जो एक्स बचा ये इस 2Na के साथ मिलके रिमूव हो जाता है या बाहर निकल जाता है, ठीक है, या प्रोडक्ट बन जाता है। तो हम इसको बोलेंगे वुड्स फिटिंग। इसमें क्या होगा, एक तरफ होगा तुम्हारा एल्काइल और एक तरफ क्या होगा हमारा अराइल। जब एक एल्काइल और एक अराइल रिएक्ट करते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स फिटिंग। जिसमें दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वुड्स रिएक्शन। और जब दोनों तरफ अराइल होंगे, मतलब बेंजीन वाले, बेंजीन के ऊपर एक्स मतलब अराइल हलाइड, ये एक्स ग्रुप को अगर हम हेलोजन फैमिली का है तो हम इसको बोल देंगे हलाइड। तो अराइल हलाइड यहाँ पर भी हो, अराइल हलाइड यहाँ पर भी हो, दोनों तरफ अराइल हलाइड हो, तो ये दो बेंजीन क्या हैं आपस में जुड़ जाती हैं, तो हम इसी को बोलते हैं डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। और जो Na और X बचता है ये निकल जाता है या बाई प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है रिएक्शन से। तो ये वाली रिएक्शन होती है जिसमें हमारे दो बेंजीन रिंग बनती हैं जिनको हम बाइफिनाइल या डाइफिनाइल बोलते हैं। वो रिएक्शन होती है हमारी फिटिंग रिएक्शन। तो मतलब हमारा जो फिटिंग रिएक्शन है वही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर वही सेम है जो मैंने बताया था, वही आप देख सकते हो। पहला क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन का मतलब है एक तरफ आपका क्या है एल्काइल है और एक तरफ अराइल है। यहाँ पे बेंजीन के ऊपर Br लगा है तो इसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। CH3Br + 2Na, तो ये बनाएगा आपका टोलिन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। और दूसरा है आपका फिटिंग। फिटिंग में क्या होगा, बेंजीन के ऊपर Br मतलब दो ब्रोमोबेंजीन सेम है दोनों, और कौन से हैं अराइल ग्रुप के हैं, ठीक है। तो ये बनाते हैं हमारे फिनाइल, डाइफिनाइल, मतलब दो बेंजीन ग्रुप अटैच हो जाती हैं या मिल जाती हैं हमको, तो ये रिएक्शन हो जाती है फिटिंग, ठीक है। और वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, जब दोनों क्या होंगे 2CH3Br होंगे, मतलब दोनों क्या होंगे एल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है। दोनों अराइल हुए तो फिटिंग, दोनों एल्काइल हुए तो वुड्स, एक एल्काइल एक अराइल हुआ तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन होगी, ठीक है। समझ गए। चलो फिर आगे देखो। आगे आपसे पूछा गया है डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ एंट्रोपी का, ठीक है। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी होता है हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, कितने टेम्परेचर पे हुई या कितने टेम्परेचर में हुई, उसे बोलते हैं एंट्रोपी। और एंट्रोपी को डिनोट करते हैं यहाँ पर S से। S = Q/T, इसका क्या होता है फॉर्मूला। हीट एब्जॉर्ब को Q से डिनोट किया है, टेम्परेचर को T से। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है mL2 T-2 K-1, ठीक है, जो कि यहाँ पर दे रखा है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका दे रखा है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, एंट्रोपी का। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर K की जगह इन्होंने K को किससे दिखा रखा है, थीटा से। तो हमारा आंसर क्या होगा, m
L2T-2 θ-1, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होता है, एंट्रोपी का होता है, एंट्रोपी का होता है, वही हमारा किसका होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। मतलब इन दोनों की क्या जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होगा, सेम होगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है। सेम कितना होता है, mL2T-2 K-1। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये होता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला। ठीक है, और एक है डायमेंशनल ऑफ आर भी आपसे कभी पूछा जा सकता है, जिसमें क्या होता है PV = nRT। ये हमारी एक इक्वेशन होती है जिसमें से इस वाले R की आपसे डायमेंशन वैल्यू पूछी जा सकती है, तो वो भी आप याद कर लें। वो क्या है, mL2T-2 K-1 मोल इन्वर्स। इसमें ये एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, मोल इन्वर्स इसी में एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो ये हमारे इस R की क्या हो जाएगी, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको कोई वैल्यू दी जाती है या कोई टर्म दी जाती है और उसकी वैल्यू पूछी जाती है। जैसे मान लो स्पीड ऑफ लाइट आपसे पूछा है वैक्यूम में, तो इसका पूछेंगे वो कितनी होती है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड होती है। कहीं कहीं पे यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाइड के लिए लिख देते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पर इन सभी की वैल्यू देखकर और याद कर सकते हैं, जिसमें आप एक बार स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लें, जो कि होती है 5.670 इंटू 10⁻⁻8 Wm-2 K-4। दूसरा वेन कांस्टेंट, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये सब आप याद कर सकते हैं। बाकी आप इसको एक बार देख लें, सभी को एक बार याद कर लें। इसमें आपकी याद करने के लिए जो यूनिट हैं वो किस किस की हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 8.314, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.110 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशियो, फैराडे कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, बोर रेडियस, वीन कांस्टेंट, परमेबिलिटी फ्री स्पेस की और परमिटिविटी। ठीक है, बाकी यहाँ पे और भी हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसी को AMU भी बोलते हैं, 1 AMU भी बोलते हैं और 1 U भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.661 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हो उसकी एनर्जी कितनी होती है, 0.511 MeV। ठीक है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 U और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, वो आपकी वैल्यू आपको याद होगी। तो ये मैंने टेबल कहाँ से ली है, ये मैंने NCERT जो हमारी फिजिक्स है, फिजिक्स की बुक के पीछे दी हुई है। ठीक है, जो फिजिक्स की NCERT है उसके पीछे ये दी हुई है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही है तो आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स ए ट्रेस, दिस स्टेटमेंट मिरर्स द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब प्रत्येक संपर्क एक निशान छोड़ जाता है, यह कथन किसकी ओर इंगित करता है। ये मतलब क्या बताता है, प्रत्येक कॉन्टैक्ट लीव अ ट्रेस, मतलब मान लो आपने अभी क्या कर रहा हो, अभी आप पेन से कुछ लिख रहे हो, तो आपने पेन को छुआ ना, तो आपके छूने से कुछ निशान बन गए, किस पर, इस पेन पर। तो यही ये स्टेटमेंट कहना चाह रही है, प्रत्येक संपर्क एक निशान छोड़ जाता है। आपने क्या किया, इस पेन को पकड़ा या संपर्क किया इस पेन से, तो इस पर क्या बन गया, आपके हाथ के निशान या आपकी उंगलियों के निशान बन गए। ठीक है, यही ये कहना चाह रही है। चाहे आप किसी लकड़ी को छुओ, टेबल को छुओ, चेयर को छुओ, ज़मीन पे बैठो, किसी भी चीज़ को जिसको आप छूते हो, आपका हाथों के फिंगरप्रिंट, जिनको हम नॉर्मली बोलते हैं, वो उस ऑब्जेक्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इतना ही है। और ये किसका कथन है या किसका प्रिंसिपल है,
एडमंड लोकार्ड का, स्टीफन गिरार्ड का, अल्फोंसे बर्टिलन का या हैंस ग्रॉस का। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये किसने दिया है, ये दिया है एडमंड लोकार्ड ने। ठीक है, एडमंड लोकार्ड ने ये प्रिंसिपल दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी हम और ऑप्शन भी देख लेते हैं। हैंस ग्रॉस जो है ये क्या है, इन्होंने बनाई थी फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इन्होंने क्या बताया है, फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी, या फिर फाउंडिंग फादर हैं किसके, क्रिमिनोलॉजी के, जिसमें आप सारे क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसकी स्टडी को बोलते हैं, क्रिमिनल्स की स्टडी को बोलते हैं क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, या फिर कैसे कोई क्राइम किया गया, उसी के फाउंडिंग फादर हैं कौन, हैंस ग्रॉस। एडमंड लोकार्ड क्या है, इनको शेरलॉक होम्स कहा जाता है, फ्रांस का शेरलॉक होम कहा जाता है। क्यों, क्योंकि शेरलॉक होम एक टाइप का क्या था, डिटेक्टिव होता है ना शेरलॉक होम, तो ऐसे ही इनको भी क्या कहा जाता है, फ्रांस का शेरलॉक होम। और इन्होंने ही दिया है ये प्रिंसिपल जिसको आप लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रिंसिपल का नाम क्या है, लोकार्ड, LOCARD, लोकार्ड एक्सचेंज, EXCHANGE एक्सचेंज प्रिंसिपल। ठीक है, और यही क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न फोरेंसिक साइंस, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फोरेंसिक साइंस। ठीक है, मॉडर्न जो फोरेंसिक साइंस है हमारी, उसी के फादर कौन है, एडमंड लोकार्ड। अगला क्वेश्चन है जो हमारे अगला ऑप्शन है अल्फोंसे बर्टिलोन। अल्फोंसे बर्टिलोन कौन थे, ये एक फ्रेंच के पुलिस ऑफिसर थे और बायोमेट्रिक रिसर्चर थे। बायोमेट्रिक मतलब जो फिंगरप्रिंट लेते हैं या कोई भी निशान की स्टडी करते हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक जनरली उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो बायोमेट्रिक रिसर्चर थे जिन्होंने अप्लाई किया एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्निक ऑफ एंथ्रोपोमेट्री बॉडी, उसी को बोलते हैं बॉडी मेजरमेंट। कहने का मतलब है इन्होंने बॉडी मेजरमेंट वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया था, किसमें, बायोमेट्रिक रिसर्च में। ठीक है, और जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया है एंथ्रोपोमेट्री में बॉडी मेजरमेंट लेने के लिए। कहने का मतलब है आपको अगर किसी का बॉडी मेजरमेंट लेना है तो आप उसके पूरे एंथ्रोपोलॉजिकल का मतलब है ह्यूमन की स्टडी। ठीक है, ह्यूमंस की स्टडी, उसमें उसके इसने 11 मेजरमेंट लिए थे। ठीक है, मतलब जो अल्फोंसे बर्टिलोन थे इन्होंने 11 मेजरमेंट लिए थे बॉडी के, जिससे आपको क्या है, आप पहचान सको किसी के क्राइम को, कि क्राइम सीन पर कौन व्यक्ति मौजूद था, उससे आप पहुंच सकते हो। तो इसके लिए क्या 11 मेजरमेंट थे, सबसे पहले था, एक था स्टैंडिंग हाइट, कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसकी हाइट कितनी है। दूसरा होगा आर्म की रीच, उसकी बाजू कितने लंबे जा सकते हैं। सिटिंग हाइट, एक व्यक्ति अगर चेयर पे बैठा है तो उसकी हाइट कितनी होगी। लेंथ ऑफ हेड, सिर की लंबाई कितनी है। ब्रेड्थ ऑफ हेड, सिर कितना चौड़ा है। लेंथ ऑफ राइट ईयर, कान जो उसका है वो कितना चौड़ा है राइट ईयर। चीक ब्रेड मतलब जो उसके गाल हैं वो कितने चौड़े हैं। लेंथ ऑफ लेफ्ट फुट की कितनी लंबाई है। और लेफ्ट मिडल फिंगर कितनी लंबी है। लेफ्ट लिटिल फिंगर कितनी लंबी है। और जो लेफ्ट फोराम है या हैंड है उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, ये टोटल 11 मेजरमेंट हैं जो इन्होंने ली थी। मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्निक, एंथ्रोपोमेट्री मतलब बॉडी मेजरमेंट में इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया था। वो कौन सी हैं, वही ये 11 मेजरमेंट थी। ठीक है, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना CID में डॉक्टर सालुखे जो होता है वो देखते हैं कि किसी व्यक्ति का हाइट कितनी होगी। अगर इसने मर्डर किया है तो इसकी हाइट लगभग 6 फुट होनी चाहिए, तभी इसने 5 फुट 9 इंच आदमी का मर्डर करा। और जो है उसके पेट में या मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन में इतनी हाइट पे चाकू मारा है, तो मतलब इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि जो मर्डर करने वाला व्यक्ति है उसकी हाइट क्या हो सकती है। ठीक है, वैसे ही कुछ कुछ इन्होंने भी बताया था। बॉडी मेजरमेंट इन्होंने बताया नहीं था, इन्होंने सिर्फ बॉडी मेजरमेंट के तरीके बताए थे। ठीक है, कि कोई व्यक्ति बैठा है तो उसकी हाइट कितनी हो सकती है। ठीक है, ताकि उनसे मदद मिल सके फॉरेंसिक साइंस में, या अगर कोई क्रिमिनोलॉजी में कोई क्रिमिनल्स के पास हम पहुंचना चाह रहे हो, स्टडी करना चाह रहे हो, तो उसमें मदद मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों में साथ साथ शेयर भी कर सकते हैं।